जी गाइस नमस्कार। हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है और गांधी जी का जो अंतिम पड़ाव पर हम लोग आए हैं और हम आज फिनिश कर लेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे अगस्त प्रपोजल, जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे अगस्त प्रस्ताव कब आया गाइस। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। और ये क्यों आता है गाइस, मैं इसकी हिस्ट्री में बताऊं। क्योंकि इस समय 1940 में 1939 से लेकर 1945 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, जिसमें ब्रिटेन को काफ़ी क्षति पहुंची थी। और ब्रिटेन हमारे साथ सहायता का प्रस्ताव लेके आए थे कि हम आपके लिए मैक्सिमम काम करेंगे, बस आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दें गाइस। ठीक है, मतलब ये वही हुआ जब महात्मा गांधी पहले आए थे 1914 और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। जब गांधी जी आए थे 9 जन 1915 में, तब उन्होंने कहा था कि आप भारतीयों को शामिल कराइए प्रथम विश्व युद्ध में, हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो ये सबक था। हमने उनसे डिनाइड किया, लेकिन उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के तहत कुछ मांगे रखी थी, मतलब कुछ मांगे दी थी कि हम आपको ये सुविधा प्रदान करेंगे। नंबर 1, भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना देंगे आपको। औपनिवेशिक का मतलब हो गया कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म स्वराज्य मतलब अपना खुद का राज्य की स्थापना का हम वादा करते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे गाइस। ठीक है। सेकंड बात की संवैधानिक विकास का जो कंसेप्ट है वो भी हम क्लियर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसमें हम आपकी सहायता करेंगे, आपके संविधान को बनाने में हम मदद करेंगे गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगस्त प्रस्ताव कब आया था और इसकी कौन सी रिकमेंडेशंस थी, मतलब सिफारिशें क्या थी, भारतीयों के लिए क्या थी। थर्ड क्या था, युद्ध सलाहकार समिति बनाएंगे, मतलब वार एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे और जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये भी एक तरह से नौमानों को एक तरह से हमें गोली दी जा रही थी कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा नाम मात्र का, मतलब बॉस कौन बने रहेंगे, ब्रिटिशर्स। सारी नीतियां ला के लेके आ रहे हैं लेकिन खुद का माइंड चला रहे हैं। हम मुट्ठी भर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कौन भारतीय शामिल होगा, जो बेचारे अनपढ़ गंवार हैं उनको शामिल करना है क्या। ये बहुत चालाक और चतुर थे ब्रिटिशर्स। इस हिसाब से हमने इसको अगस्त प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गाइस। हमारे भारत के लिए एक खतरा था, इसलिए हमने इनकी बात नहीं मानी और ना हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की मदद की थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करके हमारे कई सारे सिपाही, कई सारे इंडियंस शहीद हो गए थे, जिनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया है। ठीक है गाइस, जो इंडिया गेट दिल्ली वाला है वो शहीद स्मारक जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई और इंडिया गेट बनता, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, इसलिए अगस्त प्रपोजल को भी हमने रिजेक्ट कर दिया गाइस, याद रखना। और नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दरवाजे में जो जंग लगी एक कील की तरह है ये प्रस्ताव। दरवाजे में जंग लगी एक कील की तरह है, समझ में आ रहा है। जिस दरवाजे में जंग लगी रहती है, कोई इसे साफ नहीं करता, तो ये हमें क्या साफ करेंगे। ठीक है, साफ का मतलब कि हमें कैसे ये विश्वास दिलाएंगे, ये तो दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है। ठीक है, नेहरू जी ने ये साफ कहा है और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। देन गाइस, फिर एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी का ये 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, जिनमें विनोबा भावे मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, और लीडर हैं विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके प्रेजेंस में, एब्सेंट में जवाहरलाल नेहरू कमान संभालते थे गाइस। और यहीं पर एक नारा दिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा भी दी गई है, मतलब दिल्ली चलो का स्लोगन भी यहाँ दिया गया है। कुछ कहते थे दिल्ली चलो, आजकल नेता बोलते हैं, तो स्लोगन यहाँ से लिया गया है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, हैशटैग दिल्ली चलो। ये स्लोगन आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह से 17 अक्टूबर 1940 को गाइस। ठीक है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र, विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर कमान संभाली थी और दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा दी थी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। ठीक है, और आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये नहीं कि
सिर्फ इंडिविजुअल की बात की गई थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कमजोर हो रही थी, उसकी इमेज को खतरा थी। याद रखना, याद रखना, क्योंकि दूसरी पाकिस्तान की मांग अलग से एक वो आ जाता है हेडिंग। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? क्योंकि कांग्रेस मजबूत होना चाहती थी, एक एक जन के अंदर, जनता के अंदर अपना परिचय, अपना व्यक्तित्व स्थापित करना चाहती थी। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का होना जरूरी था। हर घर, हर दरवाजे, हर मोहल्ला, चौराहे, हर राज्य और देश को कवर करना चाहती थी कांग्रेस। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाना आवश्यक था, उनके अंदर कांग्रेस की भावना भरना आवश्यक था। इसलिए दिल्ली चलो आंदोलन की इसको संज्ञा भी दी जाती है गाइस। ओके, डन। नेक्स्ट आता है, क्योंकि सीरीज से हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सॉरी आपकी इंडियन हिस्ट्री को, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना बन जाएगी इसी वीडियो से। ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो फिर आप डाइवर्ट रहेंगे। एक दो चीज देखिए जो आपको अच्छा लगता है, उसी पे फोकस करो, ठीक है। कोशिश करने की, मतलब कहते हैं कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, वो सही कहा होता है। अगर आप कोशिश करते जाएंगे तो कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको गाइस, ठीक है। कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पढ़ने से बचें, ज्यादा से ज्यादा 10-12 चैनल वीडियो देखने से बचें, जो सिलेक्टिव है उनको फोकस करें। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को हो जाती है। वो लाहौर अधिवेशन में होता है, लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का होता है 23 मार्च 1940 में, ठीक है। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने यह अधिवेशन पास किया। पाकिस्तान का जो ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट माने प्रारूप जो तैयार किया था, वो हयात खान, सिकंदर हयात खान, हयात खान लिखा हुआ, पूरा नाम है सिकंदर हयात खान ने ड्राफ्ट तैयार किया पाकिस्तान का गाइस। पाकिस्तान तो शब्द दिया था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, जब ब्रिटिश के स्कॉलर थे वो चौधरी रहमत अली, ठीक है। पाकिस्तान शब्द जो दिया था, पाक शब्द, यहाँ लिख देता हूं पाक शब्द, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। ब्रिटेन में एक शिक्षार्थी थे, शोधार्थी थे, उनके द्वारा पाकिस्तान शब्द बनाया गया था, और पाकिस्तान का ड्राफ्ट सिकंदर हयात खान ने मतलब तैयार किया था। पारित प्रस्ताव हो गया 23 मार्च 1943 को, याद रखना 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी, और जो प्रपोजल डिक्लेयर हुआ था वो 23 मार्च 1943 को हो गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था इस दिन, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, याद रखना। 23 मार्च वो भी था जहां हमारे शहीद हुए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और ये लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग दिवस मना रहे थे, पाकिस्तान अलग होने की खुशी मना रहे थे। भारत टूट रहा है, इनको खुशी हो रही है, क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर्स को ज्यादा नहीं समझ पाए, ब्रिटिशर्स इनको ज्यादा समझ लिए। ब्रिटिशर्स ने कहा भाई साहब अब तो हिंदुस्तानी में सिर्फ हिंदुस्तान को तो नहीं कन्विंस कर पा रही, पाकिस्तानी तो कन्विंस हो गई, इनके लिए हमने ऐसी ऐसी नीतियां, ऐसी ऐसी योजना बना रखी है ताकि हम इनको देंगे तो ये मान जाएंगे। और वास्तविकता में ऐसा ही हुआ, इनको चॉकलेट दी गई और इन्होंने चॉकलेट ले ली ब्रिटेन से। ये बहुत गलत हुआ और पाकिस्तान हमसे अलग चला गया। हमने काफ़ी कन्विंस किया लेकिन नहीं रुकेगी, और सीधे के सीधे इन्होंने पाकिस्तान को अलग बनाने की घोषणा कर दी गई गाइस। कई सारे मर्डर होते हैं, कई सारी किलिंग्स होती हैं, बहुत सारे एक तरह से मान सकते हैं विक्टिम्स, कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी नॉन वायलेंस, वायलेंस वगैरह सारी चीज़ें होती जाती चलती रहती हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं। देखते हैं आगे क्या है। पाकिस्तान जो वर्ड है, पी फॉर पंजाब होता है गाइस, पी फॉर पंजाब, पीबी। ए फॉर अफगानिस्तान होता है यहाँ पर। के आई का मतलब कश्मीर होता है, कश्मीर, कश्मीर की मैंने एक वीडियो बनाई थी देखना। एस फॉर सिंध होता है, सिंध। और तान का मतलब बलूचिस्तान होता है, बलूचिस्तान। इधर इन्होंने ये बोला पाकिस्तान के बारे में कि ये सारी चीजें हमें चाहिए इंडिया से, और फाइनली ये सारी चीजें इंडिया की उनके पास हैं। सिर्फ कश्मीर दो भागों में टूट गया, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो ले गए, और बाकी कश्मीर राजा हरि सिंह ने हमारे यहाँ आकर हस्ताक्षर करके विलय पत्र पर हमने उसको ले लिया गाइस, ठीक है। और POK देखते हैं अब आगे क्या है। पाकिस्तान की हालत तो इस समय बहुत ज़्यादा खराब है, मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया तो आप देख लीजिएगा कैसे क्या है, ठीक है। तो ये आपका पाकिस्तान की मांग यहाँ क्लियर होता है, बेसिक पॉइंट है, इंपोर्टेंट है, बस याद रखना है, कहीं क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस धीरे धीरे करते चलिए जाइएगा। नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव पास हुआ था 1942 को, मतलब क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल याद रखना सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। मतलब ये योजना जो प्रेजेंटेशन दी थी, प्रेजेंट की थी, वो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने दी थी, ठीक है।
रिकमेंडेशन क्या था कि हम भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, मतलब ये भी चाहते हैं, एज ए मान सकते हैं कौन सा अगस्त प्रपोजल जैसा ही था एक तरह से ये। इन्होंने कहा हम भारतीयों के लिए काम करेंगे, भारतीयों के लिए कुछ लेके आए हैं, आप बात सुन लीजिए, इस तरह से इन्होंने बताया। हमने बात सुनी भी लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी। कई स्टेटमेंट दिए जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, वो देखेंगे आगे। भारतीय संघ का यूनियन बनाने का एक डिसीजन दिया लेकिन समझ में नहीं आया क्यों। एक कॉन्स्टिट्यूशनल निर्मात्री काउंसिल का भी गठन किया जा रहा था, ठीक है, इनके प्रस्ताव में। भारतीय की रक्षा कौन करेंगे गाइस? ब्रिटिश सरकार करेगी। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीय रक्षा करेगी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में नहीं आई और गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा लगता है कि इस चेक की तिथि निकल चुकी है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा है। डूबते हुए बैंक, ऐसा बैंक है जहां सब कुछ खत्म हो रहा है और उसका चेक पकड़ा रहे हैं हमें ये कि भाई साहब किस तिथि का चेक है, आप ले लीजिए। इस तरह के स्टेटमेंट गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने किसके बारे में कहेगा? क्रिस प्रस्ताव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कंटेंट जो है, कौन किसने क्या कहा, ये सारे पॉइंट में बोल भी रहा हूँ और लिखे भी हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस ध्यान से रखना है। नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है गाइस, याद रखना, ये भी खत्म हो गया। अगस्त प्रस्ताव भी हमने नहीं माना गाइस, ठीक है। दोनों को दोनों आए थे संविधान को सुधारने के लिए, भारतीय के लिए, लेकिन हमने सोच लिया कि ये अब एक चाल है, हम दोबारा इस चाल में नहीं फंसेंगे गाइस, याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति भी कहते हैं इसे, क्योंकि 8 अगस्त को ये शुरू होता है 1942 को, याद रखना। और 9 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट हो जाता है 1942 से, याद रखना। एग्जिबिट इन इंडिया 9 अगस्त 1942 से। वैसे देखा जाए पुणे में अब पहले इसकी शुरुआत होनी थी लेकिन पुणे में प्लेग फैलने की वजह से ये मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक से, याद रखना, ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक से शुरुआत हुई है, ग्वालियर टैंक से, मुंबई से शुरू हुई है। यहाँ ग्वालियर टैंक मतलब संस्कृत कॉलेज था तेजपाल, मैं लिख देता हूं कौन सा, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज मुंबई से इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत होनी थी कहां से? पुणे से, याद रखना। पुणे में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया था, प्लेग वजह से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और जिसकी शुरुआत कहां से हुई? यहां से। ये आंदोलन, याद रखना, इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ये लीडर लेस था, मतलब एक तरह से नेतृत्व निहीन था, नेतृत्व विहीन। पूछा जाता है किसी ने नेतृत्व किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब मिलकर इसमें काम कर रहे थे। जैसे गांधी जी भी थे, गांधी जी, उषा मेहता गाइस, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण भी थे, नारायण, राम मनोहर लोहिया, कई सारे लोग इसमें शामिल थे। सरोजिनी नायडू भी हम लिख सकते हैं, सरोजिनी नायडू इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन। अब इसमें किस किस ने कैसे कैसे कमान संभाली थी? लीडरशिप तो सभी कॉमन पीपल इसमें, मतलब कॉमन लोग थे, नेतृत्व तो किसी अकेले ने नहीं किया। क्या अकेले ने नहीं किया? गांधी जी ने सिर्फ इसमें एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, डू एंड डाई, एक नारा, एक स्लोगन दिया था गांधी जी ने, करो या मरो का दिया था। उषा मेहता इस आंदोलन में रेडियो से प्रसार कर रही थी, रेडियो के द्वारा, रेडियो के माध्यम से गाइस, याद रखना, रेडियो के माध्यम से उषा मेहता जो है प्रचार प्रसार करने में लगी हुई थी। जेपी नारायण जो है जेल तोड़ के भागे थे, राम मनोहर लोहिया अंडरग्राउंड होके आए थे, और सरोजिनी नायडू वहां पर कमान संभाली रही थी। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में हमने अंग्रेजों से एक तरह से लोहा लिया, कई मुसीबतें झेली। इस भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों के सामने डट के मुकाबला किया, लेकिन 1942 में तो नहीं भागे, 1947 में भागने का निर्णय लिया, क्योंकि इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन हालत खराब हो चुकी थी और काफ़ी ब्रिटिशर्स मतलब तरह से कहते नहीं कि
डाउटफुल रहे कि अब तो हमें इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। डिसीजन तो ले लिया था, मन तो उनका था, लेकिन अब हमारी ताकत कई बार बढ़ चुकी थी क्योंकि इनको हमने रिजेक्ट कर दिया था। और पावरफुल हमारा माइंड, हमारे विचार, हमारे लोग मतलब उठते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और अंग्रेजों के लिए एक तरह से भारतीय लोग एक लोहे की तरह खड़े हुए, एक दीवार की तरह खड़े हुए अंग्रेजों के सापेक्ष। तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है, क्रांतिकारी आंदोलन में मैं बात करूं, ज़्यादा सफल नहीं देखने को मिलता है क्योंकि नेतृत्वहीन था। इम्पैक्ट रहता है इसका स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना है। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखा दिए हैं और ये यहाँ तक डिस्कस मैंने कर लिया है। और बाकी गांधी जी ने हमेशा कहा कि अगर भारत के टुकड़े हुए, भारत का विभाजन होगा तो वो मेरी डेड बॉडी की से मतलब डेड बॉडी से ही ओके होगा, मैं नहीं होने दूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ और रणनीति के तहत भारत को विभाजन कर ही डाला गाइस, ठीक है। और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में आनंद बिरला भवन में दिल्ली में उनको शूट कर दिया नाथूराम गोडसे ने। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, कई वेब सीरीज बन चुकी हैं, किताबों में लिखा, इतिहास में लिखा है कि नाथूराम गोडसे राइट या रॉन्ग। तो ये सब यंगस्टर्स आज जानते हैं, कोई गांधी को गलत कहता है, कोई गांधी को सही कहता है। तो जो गलत सही का डिसीजन लेते हैं ऐसी सुनी हुई कहानियों पर, वो विश्वास करें, उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, जानें, तब हम कोई डिसीजन फाइनली ले सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो गांधी के बारे में मैंने यहाँ सब कुछ बता दिया है। इनकी डेथ गांधी जी की हो जाती है, मतलब मार्टियर, शहीद हो जाते हैं। मार्टियर में शहीद का दर्जा मिलता है। 30 जनवरी 1948 को ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। नाथूराम गोडसे इनको शूट कर देता है और ये बिरला भवन दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है गाइस, ठीक है। ये याद रखना है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे गोली मारते हैं, ठीक है। तो गांधी जी को किसने क्या क्या कहा हमने ये अभी लिखा नहीं। देखो, बापू की उपाधि, बापू कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से किसको कौन कहता है। महात्मा कहते हैं, हमें सबको पता है महात्मा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। यहाँ पर मलंग बाबा या वन मैन बाउंड्री फोर्स ये कहते हैं। माउंट बैटन काफ़ी अच्छे हमारे वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय, जिन्होंने सहयोग किया था आज़ादी के बाद तक। फाइनली अंग्रेज जो है भारत को फरवरी 1948 में छोड़ के चले जाते हैं, याद रखना। 1947 में तो आज़ाद होते हैं, लेकिन फाइनली फरवरी 1948 में मतलब छोड़ के जाते हैं, याद रखना। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंट बैटन ने कहा था। और नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं कि फकीर भी कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है ना। फकीर विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था फकीर। तो ये कुछ उपाधियां हैं, ठीक है, जो कि हमारे कुछ लोगों ने हमारे गांधी जी के बारे में बताया था। हार्ड मास का पुतला भी विंस्टन चर्चिल ने कहा है, ठीक है, ये लिख लेना आप। हार्ड मास का पुतला, हार्ड मास का पुतला चर्चिल, ठीक है, हार्ड मास का पुतला चर्चिल ने कहा है। तो ये पॉइंट्स हैं। सुभाष बापू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बैटन, और हार्ड मास का पुतला चर्चिल ने कहा है, ठीक है गाइस। सुभाष चंद्र बोस ने एक उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को, वो याद नहीं है, छोटी बहुत इजी है, इजी पॉइंट यानी देख लेना आप, एक बार कमेंट करके बता देना क्या है, ठीक है। मुझे बताना है महात्मा गांधी को मतलब एक उपाधि और दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको बता दिया है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद रखना है। और कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप बस तैयारी करते रहिए, तरीके से करते रहिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा विज़न आपकी तरफ है और हम लोग अच्छा काम करते चले जाएंगे।
ओके गाइस, अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।